हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 19, जिसमें हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, या जिसको हम और भी किसी और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, बेसिकली इसके दो नाम है, या तो ये याद रखना है या फिर दोनों याद रखना है आपको। ओके, तो बेसिकली इसके पहले हमने व्हीट स्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर के बारे में हमने पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी लगा लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो जा करके देखो। देखो, अब ये बेसिकली जो मीटर ब्रिज है, ये एग्जैक्टली जो वर्क करता है, ये हमारे वर्क करता है व्हीट स्टोन प्रिंसिपल के बेसिस पर ये वर्क करता है ना। इसके हेल्प से हम किसी भी अननोन वायर की क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। देखो, जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज था वो देखने में थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल टाइप का लग रहा था ना, बट ये हम इसको एकदम प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं, है ना। बात समझना, यही सारी चीज़ें हम इसमें क्या समझने वाले हैं, मतलब यही सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं क्या, कि हम इसको एग्जैक्टली हम इसको कैसे हम मतलब हम इसका एक इंस्ट्रूमेंट होगा, उस इंस्ट्रूमेंट में हम कैसे क्या अरेंज करेंगे, तो यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो आप हेडिंग लगा लो, क्या, मीटर ब्रिज, या जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से जानते हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए। देखो, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। भाई बहुत ही आसान सा है, क्या है। तो आपने कहा सर मीटर जो हमारा ब्रिज है वो क्या है, वो बेसिकली इट इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस। सेंसिटिव डिवाइस है। कैसा डिवाइस है भाई? एक सेंसिटिव डिवाइस है। क्यों सेंसिटिव डिवाइस है? क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल है वो किसके बेस्ड पर है, वो बेस्ड है आपके व्हीट स्टोन प्रिंसिपल, है ना। हम इसको एकदम एग्जैक्टली हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो इट इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस बेस्ड ऑन, जो कि किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन्स ब्रिज। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है, ये आपके व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस है। अच्छा, इसे एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, तो फॉर क्या किया जा सकता है, हम इसे किसी अननोन वायर के रेजिस्टेंस, मेरी बात समझना, हम इससे क्या करते हैं, हम इसे किसी अननोन वायर के रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो फॉर मेजरिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कह सकते हो, ऑफ कंडक्टर। मतलब आपने कहा सर मेरे पास एक वायर है, ठीक है, एक इतनी बड़ी एक वायर है, और हम सर इसका जो है हम वो रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं कि सर इसका रेजिस्टेंस क्या है। तो आप क्या करोगे, आपके पास अगर मीटर ब्रिज डिवाइस है तो आप उसके थ्रू मेजर कर लोगे, या फिर आप इसको ले जाओगे किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर, वो मेजर करेगा और दे देगा। ठीक है, तो ये बेसिक एक थोड़ा सा पुराना मेथड था, बट अब ऐसा नहीं, अब तो वो कुछ और आ गया है मेजर करने का, रेजिस्टेंस मेजर करने का कुछ और डिवाइस आ गया है। ठीक है ना। आप जाओगे, अगर आपके कोई रिलेटिव या फिर कोई ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रिशियन की जिनकी दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, ठीक है, तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा पुराना मेथड है, मीटर ब्रिज। ओके, अब उसी के बेसिस पर हमारा ये एक नया जो बना है, फुली जो हमारे मतलब समझ सकते हो, मतलब एक नया, मतलब एक डिवाइस बना दिया गया। अब इसको अब कौन इतना यूज़ करेगा, ठीक है ना। अब देखो, तो हमने ये कहा सर कि हमारा क्या होता है, मीटर ब्रिज एग्जैक्टली क्या होता है, इट इज़ अ सेंसिटिव डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर मेजरिंग ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मतलब आपने कहा मेरे पास वायर है, हमें मेजर करना है, तो हम मीटर ब्रिज का यूज़ करेंगे। ओके ओके, देखो, तो आपने कहा कि अगर हम इसकी बात करें प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल तो आपने पहले ही बता दिया कि भाई ये किस पर वर्क करता है, बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अब इसका प्रिंसिपल देखो सेम वही होगा, क्या, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये तो इसका प्रिंसिपल होगा भाई, व्हीट स्टोन ब्रिज इसी प्रिंसिपल पे तो वर्क करता है। ठीक है ना। अब हम इसकी बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। यही देखो पूछता है, ये पूछ लेगा, इसका पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है सर, हम इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखो, तो इसमें भी देखो वही चीज़ होती है, हमारे पास क्या होती है, 1 मीटर लंबी वायर होती है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या बताओगी कि क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले तो आपके पास वायर होना चाहिए, इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर लॉन्ग वायर,
अब देखो, अब ये जो वायर है, जैसे आपने याद करो, आपने पोटेंशियल, आपने जो पोटेंशियोमीटर जब आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने किस टाइप की आपने वायर ली थी, मैंगनीन की वायर ली थी। तो यहाँ पर भी हम मैंगनीन की ही वायर लेंगे, मैंगनीन की वायर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेम वही चीज़, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, वायर जो होगा हमारा कैसा होगा, लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब हर जगह उसका जो एरिया होगा वो एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा, ठीक है। और बेसिकली इस वायर को हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एंड दिस वायर इज फिटेड, मतलब हम इसको फिट किए रहेंगे, है ना, फिटेड ऑन, क्या कह सकते हैं उसको हम, किसी एक मतलब लकड़ी के, मतलब उस पर हम क्या करते हैं, इस वायर को फिट किए रहते हैं। तो फिटेड ऑन वुडन बोर्ड कह सकते हो, जैसे हमने वहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया था, वुडन बोर्ड। तो इस लकड़ी के वायर पे हमने क्या कर दिया, अपने वायर को फिक्स कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब इस वायर के क्या होंगे भाई, दो एंड्स होंगे, एक एंड ए होगा। अभी केवल इमेजिन करो, बता रहे हैं हम इसका कंस्ट्रक्शन, पहले थोड़ा सा सोचो, है ना। ये आपके पास एक वायर थी, आपने उसको एक, डायरेक्टली अभी इमेज नहीं बनाएंगे, पहले सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो ना, उसके बाद जब इमेजिन कर लोगे, जब उसके बाद जब देखोगे, तब आपको फिर स्ट्रांगली याद हो जाएगा। तो आपने कहा सर कि मेरे पास अगर वायर है, तो वायर के भाई देखो क्या होंगे, दो एंड्स होंगे, है ना। तो अब देखो, इनके जो एंड्स हैं, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, हम उनके एंड्स को वही किसी थिक, जैसे वहाँ पे हमने याद करो, वहाँ पे हमने मीटर पोटेंशियोमीटर वाले हमने क्या किया था, हमने उसको एंड्स को कॉपर के थिक मेटल से हमने क्या कर दिया था, मतलब चिपका दिया था, स्टिक कर दिया था, ठीक है। तो हमने कहा कि एंड्स, देखो हम ऐसे समझ लो कि हम ऐसे कह सकते हैं क्या, कि एंड्स जो हमारे होंगे, एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है, एंड्स आर फिक्स्ड विद एल शेप्ड, ये नाम याद रखना है, मतलब ये एक स्ट्रक्चर टाइप सा याद रखना है, क्या, एल शेप्ड थिक कॉपर स्ट्रिप। मतलब देखो, हम एंड को फिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे, हम उसको किसी थिक कॉपर स्ट्रिप से, मतलब जैसे हमने वहाँ पे कॉपर स्ट्रिप से हमने किया था, वहाँ पे हमने बस एक सिंपल सा ऐसे कॉपर ले लिया था, है ना, और हमने उसको एंड को ऐसे फिक्स कर दिया था। बट यहाँ पर हम एंड को फिक्स तो करेंगे, लेकिन कैसे, एल शेप्ड की, जो हमारी जो कॉपर की जो स्ट्रिप होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो एल शेप्ड की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको थोड़ा सा आइडिया समझ में आ रहा है। चलो अब हम बात करते हैं अपने डायग्राम की, देखो समझना, ठीक है। आपने कहा सर क्या है, मेरे पास 1 मीटर लंबी एक वायर है। अच्छा, देखो, आपने कहा सर मेरे पास जो है 1 मीटर लंबी वायर है, ध्यान समझना, ये ठीक, ये आपकी एक वायर है, 1 मीटर लंबी वायर है। मान लो कि इसका एक ये एंड है ए, और इसका एक ये एंड है सी, मान लो, हम सी मान लेते हैं, ठीक है, आप भी मान लो, कुछ भी मान लो। अच्छा, अब कहा हमने कि सर इसके एंड को हम क्या करते हैं, किसी एक एल शेप्ड कॉपर वायर के साथ हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। मतलब एल शेप का मतलब कुछ ऐसा, देखो, यही तो है एल शेप, है ना। एक और इधर का भी हम एंड इसको फिक्स करते हैं एल शेप कॉपर स्ट्रिप के थ्रू, ये हुआ, ठीक, ये चीज़ है। इतना समझ आ रही है। देखो, ये एक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, और ये सारी की सारी चीज़ें किसी एक वुडन बोर्ड पर, ऐसा नहीं कि ये हवा में ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं कि अब इन दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में हम एक और कॉपर की स्ट्रिप लगाते हैं, ठीक है। हम जो है इन दोनों कॉपर वुड, ये हमारा एक, मतलब ये हमारे कॉपर की स्ट्रिप है एल शेप में। अब इनके बीच में हम एक और कॉपर की स्ट्रिप लगाते हैं कुछ इस तरीके से, जिनके वजह से देखो, अब इस स्ट्रिप की वजह से क्या हुआ, इनके बीच में एक गैप बना, है ना। अब दो गैप बन गए, एक यहाँ गैप बन रहा है, एक यहाँ गैप बन रहा है। समझ में आ रही बात, मेरी बात, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये गैप देखो बन गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्या करो, लिख लो। आपने कहा क्या कि अनदर कॉपर स्ट्रिप is fixed between these two, बना लो सेंटेंस, between these two copper
स्ट्रिप, ठीक है, बिटवीन दिस टू कॉपर स्ट्रिप। तो अब इसकी वजह से देखो हुआ क्या, इसकी वजह से आपके पास यहाँ पर दो गैप बन गए, है ना। तो हमने कहा स्ट्रिप टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराने के लिए, टू गैप्स, है ना, टू प्रोवाइड क्या क्या दिया जाए, टू प्रोवाइड टू गैप्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखो दो गैप्स बन गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, देखो गैप बन गया। अच्छा, मान लो कि हमने इस फर्स्ट वाले गैप को, मान लो हमने कहा A1 B1 कह दिया, ठीक है, या AB कह दिया, और इस वाले गैप को हमने A1 B1 कह दिया। ओके, हमने कहा कि टू गैप्स हमारे कौन कौन से हैं, लेट द गैप्स आर, इसका भी यूज है देखो, इसीलिए तो ये गैप भी बनाया गया है, गैप्स आर AB, स्मॉल AB एंड A1 B1, मतलब ये वाला जो गैप है हमने इसको AB कह दिया, और ये वाली जो गैप है हमने इसको A1 B1 बोल दिया। अच्छा, अब देखो, अब ये गैप क्यों छोड़ा गया, तो देखो अब ये जो गैप, जो आपकी जो AB गैप है, बात ध्यान समझना, इस AB गैप में हम क्या करेंगे, हम कोई एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड करने वाले हैं, ठीक है, इन दोनों गैप्स के बीच में। अच्छा, मतलब इसको हम किसी वायर से ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ऐसे समझ लो, हमने कहा सर यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया RB, और एक वायर हमने इससे ऐसे कनेक्ट कर दिया, और एक वायर हमने इससे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स लग गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस ये हमारी जो रेजिस्टेंस होती है, ये हमारी नॉन रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम लोग कहते हैं R, क्या कहते हैं, R कहते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पर आपने कहा सर मेरे पास ये वायर थी, ठीक है, हमें इस वायर का क्या जानना था, रेजिस्टेंस जानना था, तो आपने कहा सर इस वायर को आप अब इसके थ्रू कनेक्ट कर दो, मतलब कुछ ऐसे, भाई वायर है, वायर की कोई रेजिस्टेंस होगी ना, तो हमने इसको ऐसे, इस वायर को आपने कहा आपने कहा सर मेरे पास एक वायर थी, स्टार्टिंग में आपने कहा था ना सर मेरे पास वायर है, हमें उसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये आपका डिवाइस होगा, आप इस डिवाइस से क्या होगा, आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्टेड होगा इस वाले गैप में, और इस वाले गैप में आपका एक जो भी आपके पास वायर है, जिस भी टाइप की वायर है, हम इस वाले वायर को क्या कर देंगे, इस वाले गैप से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये गैप दिखा दो, आपका ये A है, ये B है, और ये आपका A1 है, और ये आपका B1 गैप है। ओके, तो इस चीज को आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, कि रेजिस्टेंस बॉक्स इज कनेक्टेड टू द गैप AB एंड अनदर अननोन रेजिस्टेंस वायर, दैट इज, हम मान लो हमने इस अननोन रेजिस्टेंस वायर को हमने क्या मान लिया, S, याद है वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, तो हमने कहा सर मेरे पास एक अननोन रेजिस्टेंस की एक वायर थी, हमने उस अननोन रेजिस्टेंस को हमने मान लिया S, तो हमने उस अननोन रेजिस्टेंस वायर को हमने कनेक्ट किया किससे, थ्रू गैप A1 B1, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे देखो किसकी कमी है, बताओ, गेस करो किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर कमी है एक सेल की, तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे सिस्टम को, तो आपने कहा ये मेरा A था, हमने क्या किया, हमने इस पूरे सिस्टम को किसी एक बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, सिंपल, बोलो अब समझ में आ गया। अब उस बैटरी की कीमत कितनी थी, E थी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा की भी लगा लो आप, यहाँ पे एक की लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। अब हमारा ये जो है वायर से होता हुआ ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, करंट फिर इसमें जाएगा, इससे इसके थ्रू होता हुआ फिर इसमें जाएगा, फिर इसके थ्रू होता हुआ फिर इसमें आएगा, इस फिर, समझ रहे हो बात ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो करंट है वो फ्लो करेगा, फिर ये इस तरीके से बन गया। चलो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, क्या आपने कहा कि सर मेरे पास जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, दैट इज जो RB है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू गैप AB एंड एन अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, इसको हमने क्या कह दिया, S, है ना, कनेक्टेड अक्रॉस गैप, कौन सी गैप के क्रॉस है, A1 B1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने एक सोर्स कनेक्ट किया, तो आप ये भी चीज मेंशन कर दो, क्या आपने कहा सर कि अ सोर्स ऑफ EMF, ठीक है, मतलब हमने एक बैटरी में कनेक्ट किया, ठीक है, इसको हम लोग ये कहते हैं, इज कनेक्टेड
अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस, देखो किसके अक्रॉस हमने कनेक्ट किया, ए और सी, तो अक्रॉस AC, ठीक है, ए और सी एंड के बीच हमने क्या किया, हमने एक बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। अच्छा अब देखो, अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है, कनेक्ट करनी है क्या, जॉकी, 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 क्या कनेक्ट करनी है, जॉकी। देखो अब ये जॉकी सर कहाँ से कनेक्ट किया जाए, देखो पोटेंशियोमीटर में याद था आपको कि पोटेंशियोमीटर में हम जो जॉकी जो हम कनेक्ट करते थे वो हम अपने ए से कनेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर हम जो जॉकी जो कनेक्ट करेंगे हम वो करेंगे इस वाले बीच वाले मेटल स्ट्रिप से, ठीक है। तो यहाँ से हम एक जॉकी जो है ले आएंगे, ठीक है, मतलब इस तरीके से, चाहे जैसे भी ले आओ। देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि इसने ऐसा सिंबल का मतलब क्या होता है कि इसने वायर को टच नहीं किया है, ऐसा सिंबल का मतलब, ठीक है ना। तो ये आपकी जॉकी है, और मान लो आपने कहा सर हम इस जॉकी को हमने यहाँ पर ऐसे टच किया, इस वायर पे हमारी ये जो नॉन जो 1 मीटर है, 1 मीटर मोर देन जो हमारी वायर थी, हमने इसमें ऐसे टच किया। और टच करने से पहले हम यहाँ पे देखो हम क्या लगाएंगे जॉकी में, हम और क्या लगाएंगे, हम एक गैल्वेनोमीटर भी लगाएंगे, ताकि हम वो देख सके ना, डिफ्लेक्शन देख सके ना करंट का, कि करंट का जो डिफ्लेक्शन है वो कैसा है, ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। ओके, तो इस चीज़ को मिटाया जाए, इस चीज़ को आपने नोट डाउन कर लेना, इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली ना। देखो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं, कुछ पोर्शन इसका मिटाते हैं। अब देखो अब इस जॉकी का क्या काम सर, ये जो आपने जो जॉकी लगाया है सेम वही भाई। देखो हमें आपने कहा सर कि हमने, देखो याद करो आपने जो व्हीटस्टोन ब्रिज के आपने बारे में जो पढ़ा था, तो आपने ये कहा था ना कि वहाँ पे हमारी जो हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज का हम कैसा केस लेते थे, हम एक स्पेशल केस लेते थे जिसमें हम व्हीटस्टोन ब्रिज को हम क्या मानते थे, बैलेंस मान करके चलते थे। तो बैलेंस जब मानते थे तो इसका मतलब है कि जो मिडिल वाला हमारा जो मतलब रेजिस्टेंस जो लगा हुआ होता था उसमें कोई भी हमारी करंट नहीं जाती थी। तो हम क्या करेंगे, हम इस जॉकी को भी कुछ ऐसा सेट करेंगे, है ना, हम मतलब इस वायर में स्लाइड करेंगे, कहाँ तक स्लाइड करेंगे जहाँ पे हमें अपने इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को ना मिले। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हमारा वो जो पॉइंट मिलेगा वो कौन सा पॉइंट मिलेगा, वो हमारा एक नल पॉइंट मिलेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से जो आपकी स्टार्ट होगी वो होगी वर्किंग, ठीक है। क्या स्टार्ट होने वाली है, वर्किंग, ध्यान समझना। वर्किंग में ही आपका पूरा का पूरा जो है फॉर्मूला आ जाएगा। आपने कहा सर वर्किंग, ओके। देखो आपने कहा सर इस जॉकी का क्या काम है, देखो आपने कहा था ना सर व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, वो आप ये कहते हैं ना, देखो ये आपकी है RS है, अब यहाँ पे आपको P और Q भी चाहिए, तो P और Q देखो आप कहते थे ना P/Q इज इक्वल टू R/S। तो ये आप कब लगाते थे सर, ये आप कब लगाते थे, जब आप ये दिखाते थे कि हमारा जो मतलब कोई एक ऐसा पॉइंट दिखाते थे ना कि मतलब हम ऐसा सेट करते थे ना कि जिससे हमारी जो मिडिल वाली जो पोर्शन होती थी रेजिस्टेंस की उसमें हमारा कोई भी करंट नहीं जाता था, यानी कि हम उसको हम कहते थे कि इसमें हमारे कोई भी करंट नहीं गई है, तो हम ये कहते थे कि हमारी ये एक स्पेशल कंडीशन बनती थी P/Q इज इक्वल टू R/S। तो अब उस केस में हमें क्या करना है, देखो हमें यहाँ से इस अपने रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सूटेबल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और अब देखो ये बेसिकली थोड़ा सा प्रैक्टिकल का काम होता है, इसीलिए तो अभी यहाँ पे वो आ गया है, अब नया आपके इलेक्ट्रॉनिक ऐसे डिवाइसेस आ गए हैं, मीटर ब्रिज टाइप का एक नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया जिसके बेसिस पे आप किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को आसानी से मेजर कर सकते हो। ये सब थोड़े से पुराने मेथड है, ठीक है। इसको वैसे मेरे ख्याल से हटा देना चाहिए था सिलेबस से, चलो कोई बात नहीं, बट ये बेसिक्स का कॉन्सेप्ट है इसलिए मेरे ख्याल से ये नहीं हटाएगा ना, कॉन्सेप्ट तो यहीं से आया कि आखिर कैसे निकाला जाए रेजिस्टेंस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ से अपने रेजिस्टेंस बॉक्स से, हमने बताया था आपको रेजिस्टेंस बॉक्स के बारे में क्या होता है, हमने एक सूटेबल रेजिस्टेंस निकाला, और मान लो वो रेजिस्टेंस क्या है, R है। देखो अब न्यूमेरिकल्स में आपको ये नहीं समझना है कि क्या कैसे निकाला, बस सिंपल आपको दिया रहेगा R, आपने एक 10 ओम की, 20 ओम की, 4 ओम की, 5 कुछ कितने भी ओम की आपने एक रेजिस्टेंस आपने निकाली, दैट इज आपने R निकाल लिया। अब जैसे ही आपने R निकाला तो आप क्या करोगे, अब अपने जॉकी से इस वायर पे आप तब तक स्लाइड करोगे अपने इस वायर को, इस मतलब अपने इस जॉकी को इस वायर पर, जब तक कि आपको डिफ्लेक्शन जीरो ना मिले, तब तक आपको डिफ्लेक्शन जीरो ना मिले ना, तब तक आप क्या करोगे, स्लाइड करोगे। तो आपने कहा कि कैसे इसको हम कहते हैं, देखो हमने कहा कि रिमूव suitable amount of resistance from
RB दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, आपने क्या किया, आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या सुटेबल अमाउंट में आपने कोई एक रेजिस्टेंस निकाला, और रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपने फिर क्या किया, आपने अपने इस चौकी को इस वायर पर स्लाइड करना स्टार्ट किया। कब तक, जब तक कि आपको इस वायर के किसी एक पॉइंट पर नल पॉइंट ना मिल जाए, है ना। ठीक है, अच्छा, एंड मूव द जॉकी, मूव द जॉकी, मूव द जॉकी along वायर until, कब तक, until, until क्या 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 दिया जाए, until obtain, है ना, until obtain a null point। ठीक है, आपने मान लो मूव कराया और मान लो आपने यहाँ पे कहा सर मेरे पास यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया, दैट इज इस केस में हमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो अगर देखो ऐसा है, ठीक है, तो आपने कहा कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, मेरे को देखो बैटरी थोड़ी सी ऊपर बनानी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, मान लो आपको इस एल लेंथ पर क्या मिला है, वो एक नल पॉइंट मिला है। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये पूरे की पूरी वायर आपने कहा क्या कहा था, क्या कहा था कि ये हमारी भाई टोटल 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब ये टोटल आपका आपका ये टोटल कितना है, 1 मीटर का मतलब ये बेसिकली आप क्या कह सकते हो 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना, देखो हम बेसिकली हमारी जो स्केल लगी होती है वो सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर में जिस तरीके से स्केल लगा होता है, यहाँ पर भी वैसे स्केल लगा हुआ होता है। तो आपने कहा कि सर ये मेरे पास जो वायर है, मतलब सॉरी यहाँ पे जो हमें जो नल पॉइंट मिला है वो L मीटर लेंथ पर मिला है। तो अगर ये L मीटर लेंथ पर है और हमने कहा सर यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी भाई, 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी, होगी बोलो। ओके, अब देखो, अब आपने कहा कि अगर यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ अगर L है, बात समझना, यही मेन आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ L है, तो मान लो कि अब इस लेंथ की पर्टिकुलर कोई एक रेजिस्टेंस होगी, इस लेंथ की कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगी। तो आपने कहा सर ये हमारा जो रेजिस्टेंस है AP, मतलब यहाँ पे हमको एक पॉइंट मान ले B मान लेते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर A से B तक की जो भी हमारी लेंथ है उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो मान लो P है, इस वायर की रेजिस्टेंस क्या है, P है, और इस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है Q। अब आपको समझ में आ गया भाई, देखो, हाँ आपने कहा ना सर, आपने पढ़ा था ना ओम्स लॉ में कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पर। ठीक है, तो इस वाले की मतलब इस पर्टिकुलर इस वायर की लेंथ कुछ और है, इस वायर की लेंथ कुछ और है, तो क्या होगा, ऐसा देखने में आपको लग रहा है बराबर पर हम कर दें, बट ऐसा है नहीं, कहीं और होगा। ठीक है, तो इस वायर की लेंथ L है, इस वायर की लेंथ 100 माइनस L है, तो इसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी, तो हमने इसकी रेजिस्टेंस को मान लिया P और इसका हमने रेजिस्टेंस को मान लिया Q। क्लियर है इतनी बात, तो क्या लिख दिया जाए, तो हम यहाँ से ये लेट कर लेते हैं, लेट एट डिस्टेंस, या एट, हाँ डिस्टेंस ही कह लें, एट डिस्टेंस L, है ना, एट डिस्टेंस L द नल पॉइंट, बना लो यार खुद से, देखो ये सब खुद से बनाना ही तो है, द नल पॉइंट समझ लो, बस बना सकते हो आप, द नल पॉइंट अकर। अच्छा, अब अगर अकर हुआ नल पॉइंट तो हम क्या कहेंगे कि हम ये लेट कर लें कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB, ये जो आपकी AB वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी मान लो रेजिस्टेंस कितनी है, P है, एंड ऑफ वायर BC, इसकी मान लो हमने Q मान ली। ठीक है, और आपको ये नल पॉइंट मिला, मतलब आपको एक बैलेंस कंडीशन मिला। तो इस बैलेंस कंडीशन में आप क्या कहोगे, बैलेंस कंडीशन में आप कहोगे ना, ठीक है, नल पॉइंट मतलब आपको बैलेंस कंडीशन मिला, और इसी बैलेंस कंडीशन के बेसिस पे तो आप यहाँ से यहाँ तक P और यहाँ से यहाँ तक Q मान रहे हो। तो आपने कहा सर इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन क्या कह दोगे, देखो P अपॉन Q, ये तो कहोगे इज इक्वल टू R अपॉन S। आगे बात समझ में, ये दोनों आपस में कैसे, आपस में देखो सीरीज में ऐड होते थे, याद आया, नहीं याद आया सर, ये कैसे बना दे रहे हो, देखो
देखो ये दोनों आपस में, ये आपका होता था पी, ये आपका होता था क्यू, तो ये पी क्यू आपस में कैसे थे सीरीज में, तो ये देखो भाई ये भी आपस में कैसे हैं, आपस में दोनों सीरीज में कनेक्टेड है पी और क्यू। अच्छा ये जो आर और एस होता था ये आपस में कैसे, ये भी आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते थे, तो देखो ये आर और फिर ये आर से इसका एक एंड इसके दूसरे एंड से कनेक्टेड है, तो हो गया ना सीरीज में। क्लियर है, तो यही वाली सेम कॉन्सेप्ट तो लग रही है, समझ में आ गई। तो यही पूरा का पूरा हमारा जो है वो मीटर ब्रिज जो है कुछ ऐसा ही जो है आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे ही सेम फंक्शन है, कुछ नहीं है बेसिकली, कुछ भी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया सेम आपको वैसे ही ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं। ओके अब देखो, अब आपने कहा कि सर मान लो हमें ये अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, मान लो हमें ये पी भी नहीं पता क्यू भी नहीं पता, तो फिर सर कैसे निकाला जाए। देखो कोई बात नहीं, आपने कहा ना सर ये जो ए बी जो है, आपने कहा सर कि लेट हमने ये किया ना कि ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। अच्छा और ये जो बी सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 100 माइनस एल है। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक को अगर हमने 1 मीटर माना है तो आपको वायर की लेंथ पता होगी ना, क्योंकि स्केल तो लगा हुआ होगा तो आप मेजर कर लोगे ना। अच्छा अगर आपने 100 सेंटीमीटर लिया है तो अब देखो, अच्छा आप रजिस्टेंस में और एल में एक रिलेशन जानते थे, आपने ये कहा था ना, देखो आपने ये कहा था क्या, वहाँ से देखो ओम्स लॉ से आपने ये कहा था ना कि R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है बस में ना, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। पहले इतनी चीज़ आप कर लो, उसके बाद हम देखो बताते हैं ये चीज़ है ना, ये आपको इक्वेशन मान लेना फर्स्ट, ठीक है इतनी चीज़ें हम मिटाते हैं। ओके जगह की थोड़ी सी कमी हो गई, नहीं बट चलो आप लिखते चलो, समझ में आ रहा है ना। ओके देखो इसको भी हटा दो, समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके बताओगे हाँ सर मेरे को समझ। देखो भाई ये डिवाइस है, तो डिवाइस है तो अब इसका ऐसा रूल है, समझ रहे हो। देखो आपने कहा कि सर हमने ये मान लिया है क्या, ए बी की जो लेंथ है वो एल है, और बी सी की जो लेंथ है वो देखो कितनी है, 100 माइनस एल है सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा फिर हम ये एक फॉर्मूला जानते थे, एज वी नो हम जानते थे कि आर इज इक्वल टू क्या होता है, रजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ये हम जानते हैं। अच्छा तो आपने जो वायर लिया है, आपने मैग्नीन वायर लिया, तो भाई रजिस्टिविटी देखो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टिविटी किसी भी वायर की हर जगह सेम होती है ना। रेजिस्टेंस बदलता है, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कुछ और, लेकिन जो रजिस्टिविटी होगी इस ओवरऑल वायर की वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो आपने कहा सर कि अगर हम मान लो हम इस वायर, हमारे पास ये जो वायर ए बी है, अगर हम इस ए बी वायर की अगर हम रेजिस्टेंस निकालें, दैट इज अगर हम पी की रेजिस्टेंस निकालें, है ना, तो आपने कहा सर कि रेजिस्टेंस समझना यहाँ से, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी की अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो ए बी की रेजिस्टेंस को देखो हमने क्या माना है, पी, दैट इज पी, तो पी इक्वल टू आप देखो क्या कहोगे, रो इनटू एल, एल की जगह आप क्या रखोगे, एल ही रखोगे, है ना, अपॉन ए का मतलब एरिया, इस वायर का एरिया कुछ भी होगा, चलो ये कहा। अच्छा अगर हम कहें क्या कि एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी सी, तो बी सी की ये रेजिस्टेंस को देखो आपने क्या माना है, क्यू, तो आप क्या कहोगे सर, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू रो, रजिस्टिविटी हर जगह सेम होगी, इंटू अब देखो एल, एल की जगह क्या रख दिया जाए, 100 माइनस एल अपॉन ए, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया तो हर जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का हर जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, हर जगह सेम होगा ना, ठीक है। ओके तो आपने कहा सर P और P की जगह इतना रख सकते हैं और Q की जगह हम इतना रख सकते हैं, तो अगर आप इसका P अपॉन Q निकालोगे, P अपॉन Q निकालोगे तो क्या मिलेगा, रो इंटू एल अपॉन ए अपॉन रो इंटू 100 माइनस एल अपॉन ए, ठीक है। ये रो से रो ये कैंसिल, ओके ये देखो ये ए से ए ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा, ये चला जाएगा यहाँ ये इधर, ओके तो एल अपॉन 100 माइनस एल, बोलो ये बचेगा, ठीक है। ओके 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 अच्छा अब आपने कहा सर, आपने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था क्या, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया था, तो आप क्या कर दो, इस फॉर्मूले में P अपॉन Q की वैल्यू रख दो, P अपॉन Q की वैल्यू आपने कितनी मानी, ये मानी है, तो आपने कहा सर R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q की देखो वैल्यू कितनी है, L अपॉन 100 माइनस L। अच्छा फिर आपने कहा सर मेरे को तो S निकालना है, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, S की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऊपर भेज दो, तो ये नीचे आ जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये तो रूल है, आप चाहे जैसे करो या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, आपकी मर्जी। तो आपने कहा सर S अपॉन R इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L, या
एस इज इक्वल टू आर को इधर भेज दो, तो क्या कर दोगे 100 माइनस एल अपॉन एल और इंटू आर। तो यही आपका हो जाएगा अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। और आर आपको पता है, आर आपको आपका जो नॉन रेजिस्टेंस है, आपने ये पता है ना कि आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से कितने ओम की रजिस्टर निकाली है, समझ रहे हो। तो ये है पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट मीटर ब्रिज का। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। देखो ये सिंपल है, ये बेसिक, ये फैक्ट है। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो जिन्होंने बनाया उन्होंने कुछ ऐसा ही प्रिंसिपल दिया, कितना आसान सा है, सिंपल। बस ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखो कि ये सारी चीज़ें सर कैसे कैसे आप बता रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, ओके। अब देखो, मान लो आपने कहा सर मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया, इस वायर की जो रेजिस्टेंस थी, ये वाली जो मेरी जो वायर थी, इसकी मैंने रेजिस्टेंस निकाल ली। अच्छा, आपसे अगर इसका रजिस्टिविटी पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालोगे। इस आपने कहा सर, आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, रजिस्टिविटी निकालनी है ना इस वायर की, ठीक है। तो आपने कहा सर रजिस्टिविटी, ये भी एक फॉर्मूला आने वाला है, देख लो रजिस्टिविटी। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान। देखो आपने कहा सर मैंने रजिस्टिविटी, दैट इज हमें एक फॉर्मूला पता होता है, सिंस वही फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। अच्छा, आपने कहा सर मान लो इस वायर की जो लेंथ है वो एल डैश है, आपके पास जो वायर है, ये वाली वायर नहीं, बात समझना यहाँ से थोड़ा फर्क समझना, ये वाली वायर नहीं, आपको इस वाले वायर की रजिस्टिविटी निकालनी है। आपको तो अपने वाले वायर की रजिस्टिविटी पता होगी ना, आपको इस वाले वायर की रजिस्टिविटी निकालनी है। तो आपने कहा कि सर मेरी ये जो वायर है वो मान लो, लेट कर लो कि ये जो है इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू क्या है, एल डैश है, कुछ ही मान लो, एल डैश मान लो, कुछ ही मान लो, आपकी मर्जी, एल डैश है, क्योंकि अब इसका एल नहीं मान सकते ना, आपने एल तो इस बड़े वाले का माना है। अच्छा, अगर एल डैश है तो आप ये फॉर्मूला जानते हो, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपने आर लिखा है, तो यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस क्या, आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या निकाला है, एस, दैट इज आपने कहा सर एस इज इक्वल टू रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी जैसे मान लो कि आपको इसकी निकालनी है, दैट इज आपको ये रो निकालना है, इस वाले वायर की आपको रजिस्टिविटी, मान लो आपने कहा सर रो डैश, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इंटू एल, एल की जगह क्या ले लेंगे, एल डैश अपॉन ए ले लिया। अच्छा, आपको यहाँ से रो डैश चाहिए तो निकाल लो यहाँ से, रो डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू एस अपॉन एल डैश। तो ए की अगर मान लो आपको वैल्यू नहीं पता तो आप क्या रखोगे, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इंटू एल डैश, सॉरी इंटू रेजिस्टेंस अपॉन एल डैश। तो ये आपका हो जाएगा क्या, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। क्लियर है, एस इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एल डैश, ओके, ठीक है। आप इस वायर की रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो ना स्केल से। हाँ भाई, मेरे पास 1 मीटर, भाई आप दुकानदार के बजाओगे ना, कहोगे यार मेरे पास देखो इतनी मीटर लंबी वायर है और हमें इसका रजिस्टिविटी निकालना है, ठीक है। तो आप वो पहले क्या निकालेगा, वो पहले रजिस्टिविटी थोड़ा निकालेगा, वो पहले उस वायर का रेजिस्टेंस निकालेगा। रेजिस्टेंस निकालने के बाद इस वाले फॉर्मूले पर बोल देगा कि हाँ चलो अब निकाल लो, तो आपको निकालना पड़ेगा ना खुद से। तो ये कहानी है ओवरऑल मीटर ब्रिज की, समझ में आया। तो आपको यहाँ से 2 फॉर्मूले मिले, एक ये वाला फॉर्मूला मिला रजिस्टिविटी का, ठीक है। तो रजिस्टिविटी निकालने से पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना मस्ट है, और एक ये फॉर्मूला मिला रेजिस्टेंस निकालने का, वायर की जो भी रेजिस्टेंस होगी वो कैसे निकालेंगे। ओके, चलो अब हम बात करें तो इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स की। देखो जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बोर्ड के रिगार्डिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मे बी या तो कंस्ट्रक्शन पूछ लेगा या फिर इस तरीके से डेरिवेशन पूछ लेगा कि चलो ये बताओ कि रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करके बताओ, कैसे हम डिराइव करेंगे। तो ये चीज़ें ऐसे पूछ सकता है, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करके बताओ। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। ओके ना, हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल की। देखो बच्चे, ये आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ध्यान समझना। देखो, अगर आपने इसके पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के पढ़ो, अदरवाइज ये फिर समझ में नहीं आने वाला है। देखो कुछ ऐसा, ये फिगर आपका ये गिवन है, फिगर आपकी ये गिवन रहेगी पेपर में, ठीक है। और कह रहा है कि द मीटर ब्रिज है, वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम सेंटीमीटर। मेरी बात समझो, 1 ओम इंटू सेंटीमीटर। तो ये बताओ मेरे को ये क्या दे दिया है, ये कह रहा है कि जो वायर की जो रेजिस्टेंस है, कह रहा है कि द हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम सेंटीमीटर। तो आप मेरे को ये बताओ पहले कि ये 1 ओम सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसका मतलब है रेजिस्टिविटी, ठीक है। आगे बात समझ में, इस वायर की क्या दे दी गई है, इस वायर की, इस ए बी वायर की, जो आपके पास जो मैग्नेट की जो वायर है, जो भी वायर है, इस वायर की रेजिस्टिविटी दे दी गई है कितनी, 1 ओम सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब देखो, फिर कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स। आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है कि इस एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना ओम बेसिकली देखो इधर क्या होता है, इधर हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है, बट इसमें फिगर में उल्टा दे दिया, आपका अननोन रेजिस्टेंस दैट इज आपका एस दे दिया है, और आपको ये आर निकालना है, समझ गए।
याद आया? आर, इधर आर होता था ना, इधर एस होता था, तो आपको ये निकालना है। अब देखो, तो आपने कहा सर अगर हमें ये निकालना है अननोन रेजिस्टेंस एक्स एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द नेग्लिजिबल। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे जॉकी को यहाँ पे अटैच किया गया, तो यहाँ पे एक ये नेग्लिजिबल मतलब जो करंट है कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपका एक नल पॉइंट मिला है, सही बात है। तो अगर नल पॉइंट अगर यहाँ पर मिला है तो हमें भाई इसका रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए था। समझो, हमें इसका क्या पता होना चाहिए था? रेजिस्टेंस। हमें यहाँ से यहाँ तक का क्या पता होना चाहिए था? रेजिस्टेंस। बस रेजिस्टेंस तो दिया नहीं, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी, याद याद रखो, ये ओम नहीं है, ये सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ओम नहीं है भाई, ये सेंटीमीटर है। ओके, तो अब देखो, आपने कहा सर मेरे को यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस तो पता नहीं है, यहाँ से यहाँ तक की भी रेजिस्टेंस पता नहीं, तो बताओ आप यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? पहले आप मेरा इतना बात बताओ, कैसे निकाला जाए सर? अरे देखो, आपको रजिस्टिविटी पता है, आपको यहाँ से यहाँ तक की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ना, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है वो मान लो P है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेजिस्टेंस है वो मान लो Q है, तो आप क्या कहोगे सर? P इज इक्वल टू क्या कहोगे? रो इंटू L अपॉन A, ये तो कहोगे। ओके, ये हुआ ना। अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि सर अगर हम जो एरिया है, अगर हम जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ले करके चल रहे हैं, तो यूनिफॉर्म का मतलब 1, हर जगह इसकी एरिया क्या होगी? हर जगह सेम होगी, तो दैट इज हम ए इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो अब आपने कहा सर जो P है वो देखो कितना निकलेगा, तो 40, देखो रो की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 40, दैट इज कितना हो जाएगा 40 ओम। और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि हर जगह यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एरिया है। तो P इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 40 ओम आ गया। नाउ आपने कहा सर इसी तरीके से हम Q भी निकाल सकते हैं क्या? Q इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो रो इंटू एल अपॉन ए। अब देखो, रो की जगह आप रो ही रखोगे, मतलब 1 रखोगे, इंटू एल की जगह देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो 60 अपॉन ए, आप कितना रखोगे 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का जाएगा कितना आ जाएगा 60 ओम। निकाल लिया आपने। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि हमारी ये जो यहाँ पे आपको नल पॉइंट मिल रही, इसका मतलब नल पॉइंट है मतलब हमारा ये बैलेंस कंडीशन में। तो बैलेंस कंडीशन में आप क्या लगाते हो? याद करो, बैलेंस कंडीशन में आप लगाते हो आर अपॉन मतलब P अपॉन Q इज इक्वल टू आर अपॉन एस। अब इस आर की जगह क्या रखोगे? आप एक्स रखोगे। आगे बात में, इस आर की जगह आप क्या रखोगे? एक्स रखोगे। तो निकाल लो P की वैल्यू देखो कितनी है, P की वैल्यू है 40 अपॉन Q की वैल्यू देखो कितनी है, Q की वैल्यू है 60 इज इक्वल टू आर की वैल्यू है एक्स अपॉन एस की वैल्यू आपको दी गई है 6 ओम, है ना। यहाँ से आपने सॉल्व कर लिया, तो सर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? देखो 6 1 6 दैट इज 10, 0 से 0 दैट इज एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 ओम। तो एक्स की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी आ गई? 4 ओम आ गई। इतनी बात क्लियर है? अच्छा जी, अब देखो, अब यहाँ से आपसे एक ये चीज़ भी पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, आपने एक्स निकाल लिया, एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी ऑफ चलो मतलब जो बैटरी लगी है उसकी जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में, तो हमें इसको रेजिस्टेंस को नहीं कंसिडर करना है। तो हमें यहाँ से कितने अमाउंट की करंट निकली है हमें ये निकालना है। देखो, तो आपने कहा सर मेरे पास ये यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हैं, है ना। तो अब 4 रेजिस्टेंस में से आप अगर कहो सर करंट इज इक्वल टू, अगर हम फॉर्मुला अप्लाई करते हैं V इज इक्वल टू आई आर कहते हैं, तो सर I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर होगा। तो भाई कौन सा R ले लिया जाए? ये वाला R लिया जाए, ये वाला R लिया जाए, क्योंकि करंट तो हर जगह जा रही है, समझ रहे हो आप। तो कौन सी R ले ली जाए? तो मैंने आपको बताया था इस केस में क्या करते हैं, याद करो। याद आ रहा है? नहीं, थोड़ा सा याद करो तो हम बताएंगे, हम यहाँ पे हैं किस लिए, बताने के लिए तो हैं, बट आप थोड़ा सा याद तो करो किसके लिए हम क्या करेंगे। हाँ, तो अगर जिन बच्चों ने कहा कि सर पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इसका मतलब वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं और वो सारे के सारे मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, क्योंकि ये कई सारी बातें हमने ये बार बार अपने पिछले वाले वीडियो में हमने रिपीट करी, कई बार हमने ये सब सारी चीज़ों को सॉल्व किया है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से हम पहले इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आपने कहा सर अगर ये हमारा जस्ट लाइक अगर ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, तो ये दोनों आपस में है सीरीज में, ये दोनों आपस में है, ये तो देखो ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों आपस में सीरीज में, इन दोनों की रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, फिर दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलली ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या कर दिया जाए, पहले R और S को आपस में सीरीज में ऐड किया जाए, फिर P एंड Q को आपस में सीरीज में ऐड किया जाए, फिर दोनों को आपस में पैरेलल ऐड कर दिया जाए। क्लियर है आरी बात में? तो यहाँ पे हम R इज इक्वल टू हमें निकालने के लिए हमें इन दोनों का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमें दैट इज हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ओके, तो आपने कहा सर कि सिंस X एंड S आर इन सीरीज, ठीक है, सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, मान लो R डैश इज इक्वल टू मिलेगा, एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, ये 4 प्लस R की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 ओम। फिर आपने कहा कि सर हमारा जो P है, सिंस P एंड Q आर इन सीरीज, ये भी हमारे कैसे हैं, सीरीज में है। तो अगर ये सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, इनका R डबल डैश मिलेगा, तो R डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, P की वैल्यू देखो कितनी है, P की वैल्यू है 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100 ओम।
अच्छा, फिर आपने इनका क्या क्या कहा, अब हम इनको आपस में कैसे ऐड कर लें, पैरेलली ऐड कर लें। तो आपने कहा सर 1/r इक्विवेलेंट, पैरेलल ऐड करना है तो 1/r, तो कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 1/100, एलसीएम डेनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 × 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11/100। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/11। ठीक है, इतना का क्या आ जाएगा ओम ना, ओम। ठीक, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, अब आप लगा दो अपना फॉर्मूला भाई। आप क्या जानते हो, आप जानते हो V इज इक्वल टू होता है आई आर, और आर कौन सा इक्विवेलेंट। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। रख दो वैल्यू V की, देखो वैल्यू कितनी दी गई है, देखो 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, तो V की जगह क्या रख दिया जाए 6/R इक्विवेलेंट की जगह क्या रख दिया जाए 100/11। तो ये 11 चला जाएगा यहाँ पर टॉप पर, तो कितना हो जाएगा 11 6 × 11/100 कट दिया जाए, कट कर दिया जाए तो 50 टाइम में, और इसको कट कर दो 3 टाइम में, तो कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू 33/30 कट हो जाएगा कितनी बार में 0 पॉइंट कितनी बार ले जाएगा भाई। अच्छा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा और भी तो सॉल्व कर सकते हैं, क्या है इतनी हम हड़बड़ी कर रहे हैं। देखो 3 1 जा और 3 10 जा, है ना। अरे यार कुछ गड़बड़ करती हैं क्या, देखो एक मिनट में हौच पौच कैसे हो गया। देखो 6 इंटू, आप सॉल्व कर लो वीडियो पॉज करके, 100 2 3 जा और 2 50 जा, ठीक है, कितना आ गया। अच्छा, ये आया आपके पास V इज इक्वल टू 11 3 जा 33/50, है ना। अब ये लगभग आप ले जाओ कितनी बार में, तो यहाँ 50 है, ऊपर 33 है, तो लगभग पॉइंट लगेगा तो 330 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, दैट इज 0.6 30 300, फिर 30 बचेगा ना, तो 30 3 5 लगभग 0.66, इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्या आई एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, समझ में आ रही बात। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, बढ़िया सा क्वेश्चन था ना, बच्चे वहीं पर परेशान है सर ये 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर हम इसे यहाँ से कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अब ऐसी बात है, निकाल लेंगे। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हम एरिया का लेते हैं, दैट इज 1 रख लेंगे, सेंटीमीटर कट जाएगा। समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सर, ये आपका एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ना मीटर ब्रिज द लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर एट व्हाट पोजीशन। कह रहा है पोजीशन पूछ रहा है, मतलब कि आपको एल पूछ रहा है, एल की वैल्यू पूछ रहा है। विल द बैलेंस पॉइंट ऑफ ट्रेन, है ना, याद करो मिड जॉकी से हम क्या करते थे, चेक करते थे कि कहाँ बैलेंस पॉइंट है, तो आपसे वो एल पूछ रहा है। इफ द टू रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो 2:3, देखो जो दो रेजिस्टेंस है वो कैसे रेशियो में 2:3 रेशियो में। देखो तो आपने कहा सर मेरे पास ये होता है क्या P/Q इज इक्वल टू R/S इज इक्वल टू, देखो अच्छा, फिर ये कह रहा है कि जो रेशियो है, जो दो रेजिस्टेंस की जो रेशियो है वो कितनी है, वो 2:3 है ना। बात समझना, आपने कहा सर 2:3 है, तो आपने कहा सर मान लो अगर R/S का अगर रेशियो अगर 2:3 है तो P/Q का भी 2:3 होगा। बोलो कोई गलत बात है। अच्छा, फिर आप यहाँ से ये कहते थे सर कि इस हम P/Q को, मेरी बात समझो, P/Q को क्या हम L/100 माइनस L नहीं लिखते थे, लिखते थे ना। तो आप क्या कर लो, ये भाई ये चारों ही आपस में इक्वल है, ये चारों ही आपस में इक्वल है, तो ये आप यहाँ से इन दोनों को ले लो। सो आपने कहा सो 2L/100 माइनस L इज इक्वल टू 2/3, यहाँ से सॉल्व कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा 3L इज इक्वल टू 100 × 2 दैट इज 200 माइनस 2L। सो L को इधर ले आओ, कितना आ जाएगा 5L इज इक्वल टू 200। सो L इज इक्वल टू 40, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर, यानी कि कितनी दूर पर जाकर के आपको नल पॉइंट मिलेगा 40 सेंटीमीटर पर जाकर के आपको बैलेंस पॉइंट मिलेगा या नल पॉइंट मिलेगा, जो भी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, बहुत आसान है। देखो मेरी बात समझो, आप यहाँ पे कंफ्यूज है कि हो रहे हो क्या। देखो ये कह रहा है ना कि रेजिस्टेंस की जो, मतलब कोई भी दो रेजिस्टेंस है और उनकी जो रेशियो है वो कितनी है 2:3। तो मान लो आपने कहा सर चलो मेरे पास R/S था और इस R/S की जो रेशियो वो कितनी है 2.3। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि ये जो R/S होता है वो किसके इक्वल होता है, P/Q की इक्वल होता है। तो भाई ये भी आपस में कैसे इक्वल होंगे। अच्छा, P/Q की देखो वैल्यू कितनी होती है, क्या आप ये बता सकते हो, P/Q इज इक्वल टू L/100 माइनस L होता है। तो अगर ऐसा है तो भाई ये सभी आपस में कैसे इक्वल होंगे। आपको चाहिए L, तो आप इन दोनों को ले लो, निकाल लो, हो गया।
क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, एक ये लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं, मस्त सा एकदम क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान समझना क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ये आपका फिगर भी आपके पास ये गिवन है, और देख लो क्वेश्चन, पहले वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को कॉपी में लिख लो। लिख लिया? ओके, देखो समझते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि फिगर आपका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप को शो करता है, मीटर ब्रिज का, है ना। ये जो फिगर है ये एक एक्सपेरिमेंटल को सेटअप शो कर रहा है। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड ए। मतलब ये एंड ए है, तो इस एंड ए से जो नल पॉइंट जो फाइंड करी गई है वो 60 सेंटीमीटर दूर फाइंड करी गई। मान लो कि यहाँ पर फाइंड करी गई है ना, 60 सेंटीमीटर दूर फाइंड करी गई। अच्छा, अवे फ्रॉम द एंड ए विद एक्स एंड वाई इन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में। फिर देखो क्या कह रहा है, अरे यार एक मिनट। ओके देखो फिर क्या कह रहा है कि व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड। अब क्या किया गया कि अब इस रेजिस्टेंस के साथ, वाई वाले रेजिस्टेंस के साथ क्या कर दिया गया, 15 ओम का एक रजिस्टर जो है वो कनेक्ट कर दिया गया, 15 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया गया। तो फिर कह रहा है कि अब इस केस में जो नल पॉइंट है इज फाउंड टू बी शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। मतलब अब जब इस वाई के साथ जब 10 ओम जब 15 ओम का जब रजिस्टर जब ऐड कर दिया गया, तो अब जो नल पॉइंट है वो और 10 सेंटीमीटर इधर की तरफ आ गया। तो दैट इज अभी यहाँ पे मान लो 60 सेंटीमीटर था, तो अब ये 50 सेंटीमीटर हो गया होगा। समझ रहे हो? ठीक। फिर कह रहा है कि एंड ऑफ ए वायर फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद वाई। तो अगर हम वाई के साथ 15 ओम की रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर दें तो उस केस में आपका जो नल पॉइंट है क्या हो जाएगा। चलो आपने कहा सर मेरे को क्या क्वेश्चन बोल रहा है ABCD, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। हाँ बस इतना समझ में आया कि सर कभी कहीं जो रेजिस्टेंस है वो ऐड कर रहा है तो नल पॉइंट भी बढ़ जा रहा है। ये तो मेरे को भी समझ आया। देखो अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, पहली केस लेकर के चलेंगे, दूसरी केस लेकर के चलेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। यही तो करना है। देखो सबसे पहले फिगर बना लो ये आप, और क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया? देखो ध्यान समझना। कहता है कि नल पॉइंट इज फाउंड टू बी 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंड। ओके, तो पहला जो केस है हम बात करते हैं अपने फर्स्ट केस की। हाँ सबका ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं अपने फर्स्ट केस की। देखो फर्स्ट केस में आपको क्या कह रहा है कि जो नल पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए, मतलब ए से जो है वो 60 सेंटीमीटर दूर फाउंड किया गया। तो इसका मतलब है कि आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक कि पहले केस में हमने कहा सर पहले केस में हमारा जो L1 है वो कितना है, वो 60 सेंटीमीटर है। तो भाई जो L2 होगा वो कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। बोलो अगर ये पूरी वायर अगर हम 100 सेंटीमीटर लेकर के चल रहे हैं, 100 सेंटीमीटर लेकर के चलना ही होता है। अच्छा अब देखो मेरी बात समझो। तो आपने कहा कि सर अच्छा इसका जो एरिया होगा वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा। तो आप इस केस में देखो क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो क्या कि मान लो कि अब हमारी जो P1 होगी, समझना जो P1 होगा, ठीक है, वो कितना होगा। देखो तो क्या कहोगे, P1 इक्वल टू क्या कहोगे, रो इंटू L1 अपॉन ए, है ना। ए तो हर जगह हम यूनिफॉर्म से क्रॉस सेक्शन का लेकर के चलें, दैट इज 1। तो देखो रो फिलहाल रहेगा और L1 की जगह हम क्या रख देंगे, 60, है ना। यानी कि आप क्या कहोगे सर जो P1 आया है वो कितना आया है, 60 रो ओ। सिमिलरली जो आपका मान लो यहाँ से यहाँ तक आपका होगा ना Q1, पहले केस की आप बात करो तो आप कहोगे सर Q1, तो Q1 देखो कितना हो जाएगा, Q1 आप भी सेम वही कहोगे क्या, रो इंटू L2 अपॉन ए, तो क्या कहोगे 40 रो ओम। बोलो यही तो कहोगे। अच्छा अब पहले केस में ही आप क्या कहोगे, आप ये कह सकते हो क्या कि P1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। बोलो ये कह सकते हो। और x अपॉन यहाँ से P1 अपॉन Q1 की आप वैल्यू अगर रखोगे 60 अपॉन 40, रो से रो कट जाएगा। बोलो तो पहले केस में आपको ये मिला x अपॉन वाई इज इक्वल टू 40 अपॉन 60। बोलो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है नहीं यार। यहाँ से काट दो, जीरो से जीरो कट गया, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, दैट इज 3 अपॉन 2। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 3 अपॉन 2। ये बात आपको समझ में आई। चलो इतनी बात सब आपको समझ आई है ना। फर्स्ट केस में आपने ये निकाल लिया 3 अपॉन 2 एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। देखो सेकेंड केस क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, है ना। पूरा का पूरा एकदम सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो आपने इसी आपकी इसी क्वेश्चन में छुपा है। कह रहा है
कि व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड, अब क्या कर दिया जाए, अब केस बदल दिया गया, कह रहा है कि नहीं नहीं, अब जो वाई था अब केवल वाई नहीं रखा गया, अब वाई के साथ एक और 15 ओम की जो है रेजिस्टेंस वो जोड़ दी गई। समझो मेरी बात समझो। तो आपने कहा कि अगर जब 15 ओम की जब रेजिस्टेंस जब जोड़ दी जाती, बात समझना, जब 15 ओम की जब रेजिस्टेंस जब जोड़ दी जाती है तो अब जो देखो नल पॉइंट है, नल पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द एंड्स ए, यानी कि अब जो नल पॉइंट पहले जो 60 पर था अब वो 60 पर ना आकर के किधर आ गया होगा, 50 पर आ गया होगा। समझ गया मेरी बात, नल पॉइंट अब कहाँ आ गया होगा। तो आपने कहा सर अब सेकेंड केस की अगर हम बात करें, बात समझना बच्चे, सेकेंड केस आपने कहा कि सर हमने क्या किया, हमने ऐसा किया कि हमने y के साथ हमने सीरीज में हमने कोई एक और रेजिस्टेंस हमने ऐड कर दिया प्लस 15 ओम का। तो अब जब ऐसा हो गया तो जो नल पॉइंट है वो चेंज हो गया। नल पॉइंट कैसे चेंज हो गया, तो 10 सेंटीमीटर वो और जो है वो ए की तरफ आ गया, 10 सेंटीमीटर ए की तरफ भाग गया। तो अगर 10 सेंटीमीटर अगर ए की तरफ भागे तो अब जो नया जो L1 डैश मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 50 सेंटीमीटर, बोलो। और जो L2 डैश मिलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना मिलेगा, वो भी आपको 50 सेंटीमीटर मिलेगा। तो सिमिलरली, अरे यार ओके देखिए बच्चों हम लोग कहाँ पे थे, जल्दी से सुबह सुबह हो गई और बच्चे भी आने वाले होते हैं, तो जल्दी देखो हम कहाँ पर थे भाई, सेकेंड केस। हमने कहा सर L1 डैश इतनी हो गई, L2 डैश इतनी हो गई। अब मेरी बात समझना, तो यहाँ से अगर आप P1 डैश निकालो, फिर से वही चीज़, अगर आप P1 डैश निकालो तो क्या निकालोगे आप, 50 रो निकालोगे। अब अगर आप Q2 डैश निकालो तो क्या निकालोगे, 50 रो निकालो, बोलो निकालोगे ना इतना। अच्छा तो सेकेंड केस में आप अप्लाई कर दो, क्या फिर से वही काम, क्या आपने कहा सर P1 डैश अपॉन Q1 डैश, ठीक है, Q1 डैश इज इक्वल टू सेम आप वही कहोगे। अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, अब आपने कहा है कि सर यहाँ पे मेरे पास केवल y नहीं है, बात समझना। आपने कहा सर पहले हम यहाँ पे क्या लेते थे, हम यहाँ पर लेते थे x अपॉन y, ये लेते थे, है ना। बट आप अब यहाँ पर x अपॉन y नहीं ले रहे हो, आप क्या ले रहे हो, अब आप ले रहे हो y में क्या करना है, कह रहा है कि y, ये कैसे हो गया, सीरीज में हमने y में हमने क्या कर दिया, हमने 15 ओम की हमने रेजिस्टेंस और ऐड कर दी, तब जाकर के आपको ये कंडीशन मिली ना, आपका नल पॉइंट चेंज हुआ ना। समझ रहे हो, क्लियर है इतनी बात, बताओ ठीक है। अच्छा अब देखो, तो इस P1 अपॉन Q1 डैश की वैल्यू रख देते हैं, तो P1 अपॉन Q1 डैश की वैल्यू देखो कितनी जाएगी, 50 अपॉन 50 दैट इज 1। तो आपको क्या मिलेगा, x अपॉन वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 1, बोलो कितना मिलेगा। अच्छा भाई इतना हमें मिल गया। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ से बात समझना, इक्वेशन का सारा खेल है, अगर आपका अलजेब्रा मजबूत है नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो हम इसका ऐसे पलट देते हैं, अपॉन के अपॉन में कर देते हैं, तो भाई इसके अपॉन में भी कुछ नहीं, तो ये भी ऊपर ये नीचे चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, y प्लस 15 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। क्या हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कैसे, देखो y अपॉन एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स, बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई। अभी भी देखो डिनोमिनेटर क्या है दोनों का, हर अभी भी क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अभी हम फिर से इसको ऐड करेंगे तो y प्लस 15 अपॉन एक्स ही तो आएगा। अच्छा अब आप यहाँ से देखो y अपॉन एक्स की आपने क्या वैल्यू निकाली है, कोई बात नहीं, यहाँ x अपॉन वाई की है तो यहाँ से y अपॉन एक्स की आप वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी, 2/3। तो जहाँ पे y अपॉन एक्स है वहाँ पे आप क्या रख दोगे, 2/3, बोलो मेरी बात समझ में आ रही है, तो क्या रख दोगे, 2/3 प्लस 15 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 15 अपॉन एक्स को आप यहीं पर छोड़ दो और इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस 2/3, इसको सॉल्व कर लिया तो 3 माइनस 2/3 दैट इज 1/3। तो 15 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/3। सो फाइनली आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इधर गया, 15 3 जा 45, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 ओम। मतलब आपको पता चल गया कि जो x है मेरा वो कितना है, वो 45 ओम का है, ठीक है। चलो आपने x निकाल लिया, तो अगर आपने x निकाल लिया बच्चे तो आप क्या यहाँ से y निकाल सकते हो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लो, तो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप ये कहोगे, मान लो आपका ये फर्स्ट है, आपने कहा सर फ्रॉम फर्स्ट, थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लाइट कटने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और सुबह भी हो गई है। ओके देखो y इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट ना, समझ में आ रही मेरी बात ना, ज़्यादा जल्दी तो नहीं कर रहे ना। y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/3 इंटू एक्स, एक्स की देखो वैल्यू आपने कितनी निकाली, 45, कितना कट जाएगा, 15 दैट इज 30। तो y इज इक्वल टू जो अभी इनिशियली जो प्रैक्टिस में था यहाँ पर y की वैल्यू अभी कितनी थी, 30 ओम की थी, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू आ गया 30 ओम।
चलो आपने 30 ओम निकाल दिया, ठीक। अब देखो फिर क्या कह रहा है, फिर आगे पढ़ो, फिर आगे केस क्या कह रहा है। कहता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। फिर से आपको नल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। अब क्या किया गया देखो, अब कुछ ना कुछ फिर से खुराबात किया गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम वर कनेक्टेड इन पैरेलल विद वाई लो। अब कह रहा है कि अब जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया वाई के साथ, तो उस केस में आपको जो है नल पॉइंट निकालना है। कोई बात नहीं, आपने कहा सर मान लो, चलो अब हम क्या कर दें, अब हमने कहा कि सर मान लो, अब हम एक ऐसा केस बनाते हैं कि मेरे पास यहाँ पर वाई था और हमने वाई के साथ क्या किया, हमने एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ठीक है, कितने ओम का, 30 ओम का, कैसे, पैरेलली। और अब जब हमें नल पॉइंट कहाँ पर मिलना है हमें ये बताना है ना, बात समझो। तो मान लो हमने कहा कि सर लेट आफ्टर एडिंग 30 ohm resistance with parallel to y, after adding 30 ohm resistance with parallel to y, null point obtain at L सेंटीमीटर। अब कहीं L तो हमने कहीं माना ही नहीं, तो इसलिए हम क्या कर लिए, L मान लिए। समझ गए आप मेरी बात, L मान लिया गया। अब देखो, तो आप क्या कहोगे भाई, रूल क्या होता है, आपने कहा सर अच्छा L पर मिलना है, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि जो आपका देखो एक मिनट, देखो अच्छा आपने कहा कि सर मान लो हमने L पॉइंट पर मान लिया कि हमारा L पॉइंट पर नल पॉइंट मिल रहा है, तो आपका जो आपने पहले जो P और Q माना था, मान लो कि आपने पहले P1 Q1 माना था, फिर आपने फिर P1 डैश Q1 डैश माना था, तो मान लो जब आपने जब L पॉइंट पर आपको जब मिला, तो उस केस में आपका जो नल पॉइंट है, मतलब जो आपका रेजिस्टेंस है वो P और Q रहा होगा, ठीक है। और देखो P अपॉन Q की हम एक वैल्यू जानते थे क्या, 100 अपॉन L, सॉरी क्या था, भूल गया, एक मिनट, हाँ सॉरी, L अपॉन 100 माइनस L, बोलो ये लगा सकते हैं। अच्छा, और ये जो P अपॉन Q होगा वो देखो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके X अपॉन, अब आप केवल Y तो नहीं लोगे, Y नहीं लोगे ना, Y के साथ आपने क्या किया, Y के साथ आपने क्या किया है, Y के साथ आपने एक 30 ओम का रेजिस्टेंस भी ऐड किया है, तो Y के साथ मान लो कि Y डैश, अब Y नहीं लोगे ना। अच्छा देखो, अब ये हम Y डैश निकालते हैं, तो Y डैश कितना हो जाएगा सर, देखो तो कह रहा है कि Y डैश जो है वो आपका जो Y डैश है, Y डैश आपको कैसे मिल रहा है, देखो मेरी बात समझो बच्चे। देखो आपने कहा कि सर हम इस पूरे रेजिस्टेंस को हटा करके हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, और उस रेजिस्टेंस को हमने माना Y डैश, तो आप क्या लोगे, X अपॉन Y डैश लोगे, तो Y डैश इज इक्वल टू क्या लोगे, ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहने का मतलब क्या है, हम इनको पैरेलली ऐड कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 30 और प्लस 1 अपॉन Y, क्या Y की वैल्यू आपको पता है, 30 आपने निकाली है, ये तो निकाला हमने, ओके ठीक। कितना हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 अपॉन 30 का मतलब 1 अपॉन 50, सो वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मतलब सॉरी ये 1 अपॉन वाई डैश होगा, सो वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 ओम। बोलो इतनी बात समझ आ रही है, 15 ओम, ठीक है। तो आपने कहा सर हम इस वाई डैश की जगह क्या रख लें, देखो तो आपने कहा सर एक्स की वैल्यू देखो कितनी है, एक्स की वैल्यू तो कोई चेंज नहीं हुई, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 45, ठीक है। यहाँ से देखो x की वैल्यू 45 अपॉन वाई डैश की वैल्यू 15 इज इक्वल टू एल की वैल्यू, एल ये आपको ये एल निकालना है, और 100 माइनस एल, 15 या 45 कितना हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो आप, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 3L इज इक्वल टू L, ठीक है। आप इस 3L को इधर भेज दो, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है क्या, ओके दिख रहा है। देखो आपने कहा सर 300 इज इक्वल टू L प्लस 3L, तो L प्लस 3L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4L, सो 4L इज इक्वल टू कितना हो गया 300, सो L इज इक्वल टू कितना हो गया 300 अपॉन 4, डिवाइड कर दिया जाए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28 7 और 2 बचेगा, 4 25 20 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ये आ गया नल पॉइंट आपका, L इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर।
ठीक है। देखो मेरी बात समझो, फिर से समझो। आपने कहा सर पहले जो क्या कहा था, पहले ये कहा था कि अभी जो एक कुछ इस तरीके से आपका ये सेटअप बना हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया वीडियो, अच्छी बात है। आप वीडियो को बंद कर दो। देखो नहीं समझ में आया जिन बच्चों को, मेरी बात फिर से समझ लो, बहुत आसान है। थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया तो देखो क्या करना था कि पहले जो कंडीशन दिया था कि L1 अभी इतना है, और ऐसे नहीं बोला था, बस बोला था कि नल पॉइंट इतना इतना है। तो कह रहा है कि नल पॉइंट अगर इतने पर फाइंड आउट किया गया, दैट इज L1 इज इक्वल टू दिस, L2 इज इक्वल टू दिस, हमने ये मान लिया। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग हमने कहा सर हमारा जो P कितना होगा, तो वही रजिस्टिविटी इनटू हम लेंथ करते हैं तो इतना और इतना। अब इसके बेसिस पे कह रहा है कि अब जो मतलब जो सेटअप आपका जो होता है क्या, जो प्रिंसिपल होता है क्या, P1 अपॉन Q1 इज इक्वल टू R अपॉन जो आप S करते थे, तो यहाँ पे R और S ना दे करके X और Y दे दिया गया, तो X अपॉन Y। P अपॉन Q की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, कितनी आई है 3/2, मतलब इसको सॉल्व कर लिया तो ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर बन गया फर्स्ट, या फिर आप इसको उल्टा भी कर लोगे तो ठीक है। अच्छा, फिर आपने कहा सर सेकेंड केस में अब क्या किया गया है कि सेकेंड केस में जो है एक वाई के साथ क्या किया गया, एक सीरीज में 15 ओम की जो है वो रजिस्टर लगा दी गई, रेजिस्टेंस लगा दी गई। तो 15 ओम की रजिस्टर, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 15 ओम की अगर इसके साथ अगर रेजिस्टेंस ऐड कर दी गई तो जो नल पॉइंट है वो चेंज हो गया होगा, वो कहीं और शिफ्ट हो गया। तो कितना वो दे दिया, कह रहा है कि अच्छा वो शिफ्ट तो हो गया, लेकिन वो अमाउंट भी दे दिया, कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द एट। तो अभी भाई 60 सेंटीमीटर था, तो अब 10 सेंटीमीटर और इधर आगे आ गया। तो 10 सेंटीमीटर और इधर आगे आने का मतलब क्या है कि वो हमारा कितना हो गया 50 सेंटीमीटर हो गया। तो आपने कहा सर हमारा जो L1 डैश है वो कितना हो गया, वो 50 सेंटीमीटर हो गया। नाउ L2 डैश भी कितना होगा 50, क्योंकि भाई दोनों आपस में 100 है, तो 50-50। अच्छा, तो यहाँ से आपने P1 डैश, यहाँ से आपने Q1 डैश निकाल लिया। फिर आपने कंडीशन अप्लाई किया, बैलेंस वाले कंडीशन आपने फिर से अप्लाई किया, P1 डैश अपॉन Q1 डैश इज इक्वल टू X अपॉन Y प्लस 15। क्यों Y प्लस 15, क्योंकि आप 15 ओम को ऐड कर देगा तभी तो आपको ये दूसरा नल पॉइंट मिला है, इज इक्वल टू 50/50, दैट इज 1। अच्छा, इसको हमने कहा सर इसी कुछ इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब देखो सॉल्व करने का इक्वेशन अलग अलग तरीका है, आपने किस तरीके से सीखा है, हमने किस तरीके से सीखा है, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई जरूरी नहीं कि आप कैसे सॉल्व करो। आपको इन दोनों को सोचो, आपको इन दोनों को सॉल्व करना, तो आपकी मर्जी आप कैसे सॉल्व। तो मैंने कहा सर इसको हम ऊपर भेज लेते हैं, इसको नीचे, तो इसको भी ऊपर भेज लेंगे, इसको भी नीचे भेज लेंगे, कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा हाँ सर ठीक है ऐसा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ से ऐसे जब कर लिया तो क्या हो गया, y प्लस 15 अपॉन एक्स आ गया, है ना। अच्छा, इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हम इसको y अपॉन एक्स प्लस 15 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, देखो यहाँ से हमने y अपॉन एक्स की हमने यहाँ से वैल्यू रख ली, y अपॉन एक्स की हमने यहाँ से वैल्यू रख ली कितनी 2/3, 2/3 को हमने इधर भेज दिया, तो क्या बच गया 15 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3। इसको सॉल्व कर लिया तो 1/3 आ गया। फिर 15 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/3, सो एक्स इज इक्वल टू 15 3 जा 45। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 45। इतनी बात आपको समझ में आई। फिर इसने कहा कि अच्छा अब ये तो हो गया एक्स, अपने एक्स और अपने वाई की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से अपने वाई की वैल्यू रख ली इस वाले इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये है। इसके बाद फिर ध्यान देना, फिर इसके बाद ये है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आ जाओ, तो वाई की हमने वैल्यू निकाली 30 ओम। फिर आपने कहा कि अब देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि अगर हम जो है अब वाई के साथ एक 30 ओम का जो है रजिस्टर ऐड करते हैं पैरेलली, तो ऑब्वियसली बात है भाई अगर 30 ओम का आपने रजिस्टर अगर आप ऐड कर रहे हो पैरेलली, तो उसकी जो नल पॉइंट है वो अब भी क्या हो जाएगी, फिर से वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो नल पॉइंट उसकी क्या हो गई, फिर से चेंज हो गई। तो अब भाई वही वाला आपको नल पॉइंट निकालना है, बोला नल पॉइंट नहीं, जहाँ पे स्कूल में जाकर के पानी पीते थे वो बोला नहीं। देखो तो आपको वही वाला फिर से क्या करना है, नल पॉइंट निकालना है। तो आपने कहा चलो सर ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा जो नल पॉइंट है वो L मीटर पर ऑब्टेन कर लिया हमने, ठीक है। ऑब्टेन एट L सेंटीमीटर, हमने L सेंटीमीटर पर ऑब्टेन कर लिया। तो अब देखो इसका मतलब है कि P अपॉन Q, मान लो कि अब जो नए वाले नल पॉइंट की वजह से हमारा जो नया वाला जो रेजिस्टेंस है वो P है, और जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो कितना है, Q है। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, ये आपका फॉर्मुला होता है, इज इक्वल टू X अपॉन वाई डैश। अब ये वाई डैश क्या है सर, तो हम देखो हम यहाँ पर केवल y तो नहीं रखेंगे ना, हम यहाँ पर केवल y तो नहीं रखेंगे, हम इस y की जगह क्या रखेंगे, y, और इसको हम आपस में पैरेलली ऐड करेंगे, भाई पैरेलली ऐड करने का मतलब क्या है, तो 1 अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू, पैरेलल ऐड कैसे करते हैं, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 दैट इज 1/30 प्लस 1/30। कितना ऐड किया गया 30, और y की वैल्यू कितनी है 30, तो 1 सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 1/15। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई 15 ओम। अच्छा, y डैश की वैल्यू 15 ओम आ गई, तो फाइनली रख दो इस वाले फॉर्मूले में, कितना हो जाएगा x अपॉन वाई डैश दैट इज 45/15 इज इक्वल टू L अपॉन 100। यहाँ से इसको सॉल्व करके यहाँ से हमने L की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है, तो ऐसे करते हैं क्वेश्चन को। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो ये हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा, और मेरे ख्याल से आपको देखो ये समझ में आया होगा, ये सब बेस्ट क्वेश्चन है आपके मीटर ब्रिज के, ठीक है ना, हमेशा आते हैं ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपका एक सैम्पल पेपर में भी आया हुआ है, मतलब जो एनसीईआरटी जो सैम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और आप कमेंट करके बताओगे बच्चे कि आपको ये जो वीडियो है पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया या नहीं आया, न्यूमेरिकल समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। पीडीएफ की चिंता मत करना, पीडीएफ हम बाद में अपलोड करेंगे, बट ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं, तो आपको पीडीएफ की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हो तो, क्या कहा जाए, चलो छोड़ो जाए तो ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो।